हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। एनटीपीसी के लिए आपकी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस सेट लगाइए और अंत में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और आपके कितने नंबर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, यदि 3 गुणा एक्स की पावर 4 माइनस के 12x² प्लस 18 बराबर 0 है, तो x² माइनस 2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो देखिए क्या सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन में आपको दिया है 3x की पावर 4 माइनस 12x² प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसको हमें इसके फॉर्म में लेके आना है, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए 3x की पावर 4 माइनस के 12x² प्लस के 18 को हमें चेंज करना है 12 प्लस 6 में। ठीक है, क्यों चेंज किया हमने 12 प्लस 6 में, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब आगे देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और आपका 3 12 में भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस के 4x² प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस के 6 का हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, बराबर क्या रहेगा आपका 0 के। अब देखिए अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा एक्स की पावर 4 माइनस के 4x² प्लस के 4, ये किसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आप कहेंगे ये जो पूर्ण वर्ग बन गया ये आपका x² माइनस के 2 का क्या है, आपका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो प्लस के 6 आपका बाहर दिया हुआ है। अब आगे देखिए, अब देखिए ये 3 और x² माइनस के 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस का 6 इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा और यहाँ से आपको x² माइनस के 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी माइनस के 6 बट्टे में 3, क्योंकि गुणा में 3 है भाग में होगा, तो किसके बराबर हो जाएगा माइनस के 2 के। आपसे यही वाली वैल्यू पूछी थी कि x² माइनस 2 का होल स्क्वायर, x² माइनस 2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो माइनस के 2 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर 5 गुणा 3 की पावर माइनस के 4 गुणा 27 की पावर 3 का मान क्या होगा। ठीक, इसको भी आपको इसी तरह से करना है। 9 की पावर 5 गुणा 3 की पावर माइनस के 4 गुणा 27 की पावर 3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए आपको एक नियम याद होना चाहिए कि यदि a की पावर m इंटू a की पावर n हो, यानी जब क्या हो, जब आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। a की पावर कितना हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक नियम और है कि यदि a की पावर m हो और उसके ब्रैकेट की पावर क्या हो, n हो, तो क्या होता है आपस में गुणा में, तो घातों क्या होता है आपस में गुणा हो जाता है, a की पावर m इंटू n। ये दो नियम आपको इसमें अप्लाई करने हैं। तो देखिए ये कितना है आपका 9 है, तो इसको हम लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 2 की पावर 5। वैसे इसको 3 की पावर 4 रहने दीजिए माइनस के, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, उसकी पावर भी 3। अब इसमें कौन सा नियम लगाना है, तो इसमें नियम लगाना है सेकंड वाला। तो 2 की पावर 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 यानी कि 10। यहाँ से 3 की पावर कितना मिल जाएगा 4, यहाँ से 3 की पावर मिल जाएगा 3 गुणा 3 यानी कि 9। क्लियर। अब अभी बेस क्या है, तीनों में समान हो गया, तो अब इसमें नियम कौन सा लगेगा, पहला वाला। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस के 4 प्लस के 9, कितना हो जाएगा ये आपका 3 की पावर 10 प्लस के है 9 प्लस के तो 19, 19 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 15। कितना आंसर आ जाएगा आपका 3 की पावर 15, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सांकेतिक भाषा में 743 का अर्थ है आम अच्छे हैं, 657 का अर्थ है अच्छा खाना खाओ और 934 का अर्थ है आम पके हैं। ठीक है, इस सांकेतिक भाषा में किस अंक का अर्थ है पके। तो देखिए पके कहाँ पर आया, तो पके आया आपका 9 3 4 में आया। ठीक है, 9 3 4 में आया और तो कहीं पके आया नहीं है, तो 9 3 4 में से ही यहाँ पर एक आंसर होगा। 9 हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है, ना तो 5 होगा आपका, ना ही आपका क्या होगा 7 होगा। क्लियर। अब चेक करते हैं क्या 9 और किसी में आया है, क्योंकि पके तो और किसी में आया नहीं है। क्या 9 और किसी में आया है, तो 9 और किसी में नहीं आया है। क्या 4 और किसी में आया, तो 4 आपका यहाँ पे भी आया है, 4 आपका यहाँ पे भी आया है। इसका मतलब 4 पके का अर्थ नहीं हो सकता,
बाकी और किसी का भी अर्थ हो सकता है, लेकिन पके का अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि पके सिर्फ एक बार ही आया है, और एक बार इनमें से कौन आया, सिर्फ 9 ही एक बार आया है। तो पके का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, 9। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, संगम काल में मुंजरिस बंदरगाह किस तटीय क्षेत्र में स्थित था? पूर्वी तट, पश्चिमी तट, दक्षिणी तट या फिर दक्षिण पूर्वी तट? तो मुंजरिस या फिर मुंजरिस बंदरगाह किस तट पर था? तो आपका पश्चिमी तट पर था। इसी किस देश के साथ व्यापार होता था? तो रोम के साथ व्यापार होता था। ठीक है। यदि आपसे पूछा है पूर्वी तट के बंदरगाह कौन से थे, पूर्वी तट के बंदरगाहों के नाम थे आपके टोंडी और पुआर। नोट कर लीजिए, टोंडी, पुआर, दो बंदरगाह थे। ये किसके थे? ये आपके पूर्वी तट के थे। पश्चिमी तट का कौन सा था? तो मुंजरिस बंदरगाह था। किस काल की बात चल रही है? संगम काल की बात चल रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? यानी जो HDI इंडेक्स होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNEP। ठीक है, UNDP। ठीक है, कौन जारी करता है? UNDP है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अब बात करें मानव विकास सूचकांक की, तो इसको किसने बनाया था? तो महबूब उल हक, महबूब उल हक। देखिए, इसके अलावा HDI इंडेक्स के कितने आधार होते हैं? तो इसके 3 आधार होते हैं। कितने होते हैं? 3 आधार होते हैं। HDI इंडेक्स बनाया किसने था? तो महबूब उल हक अर्थशास्त्री थे पाकिस्तान के, उन्होंने ही बनाया था। ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। 3 आधार है इसके। कौन कौन सा आधार है? जीवन प्रत्याशा, ठीक है, दूसरा शिक्षा, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, 3 आधार आपके पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम करंट की बात करें, तो करंट में HDI इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो HDI इंडेक्स में भारत की रैंक है 134। ठीक है, 134वें नंबर पे है भारत HDI इंडेक्स में। नेक्स्ट देखिए, 3 2 एवं 1 1 के बीच का ढाल क्या होगा? आपसे स्लोप पूछा है, ढाल पूछा, ढाल कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है, वो देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन था आपका 3 2 और 1 1 के बीच का ढाल। तो देखिए, ढाल बराबर क्या होता है? ढाल बराबर होता है आपका बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन में x2 माइनस के x1। ये बाई 2 बाई 1 x2 x1 क्या है? देखिए, जो आपको दे रखा है 3 2 ये आपका x1 बाई 1 है, और जो दे रखा है आपका 1 1 ये आपका x2 बाई 2 है। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। बाई 2 की वैल्यू कितनी है? 1, माइनस बाई 1 की वैल्यू कितनी है? 2, बटे में x2 की वैल्यू कितनी है? 1, माइनस x3 की वैल्यू कितनी है? सॉरी, x1 की वैल्यू कितनी है? तो 3। सॉल्व कर लेते हैं। एक में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, एक में से 3 जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे। माइनस से माइनस खत्म, कितना बचेगा? 1/2। तो ढाल कितना आ जाएगा? 1/2। ऑप्शन नंबर 2। इनमें से कौन सी अच्छा श्रृंखला अन्य से मेल नहीं खाती है? चेक कर लेते हैं। UTSRISJENMLK तो देखिए, RSTU लगातार है, KLMN लगातार है, WXYZ लगातार है। लेकिन ये वाली सीरीज आपकी क्या है? लगातार नहीं है। E के बाद में G आ गया, फिर H आ गया, फिर I आ गया, जबकि E के बाद में क्या आना चाहिए? F आना चाहिए था। तो ये आपका क्या है? मैच नहीं कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अन्य से मेल नहीं खाता है। ये देखिए, सारे बच्चों में बसंत का कद मनोहर से अधिक है, तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, मतलब इसको सीरियल से लगा लेते हैं। तो देखिए, बसंत, मैं आपको सिर्फ पहला लेटर से इसका नाम कोडिंग कर दूंगा। तो बसंत को हम V से दर्शा देते हैं। जो बसंत है, बसंत का कद मनोहर से अधिक है, मनोहर इसके नीचे आ जाएगा। जो बढ़ता क्रम है वो इस तरह से लगाया जा रहा है, इस दिशा में लगाया जा रहा है। मनोहर कम है और जो बसंत है वो अधिक है, उसका कद। ठीक है, लेकिन राजू जितना नहीं है। सारे बच्चों में बसंत का कद मनोहर से अधिक है, लेकिन राजू इतना नहीं है। इसका मतलब राजू बसंत से अधिक होगा। आगे देखती है, जयंत का कद दत्ता से अधिक है, लेकिन मनोहर से छोटा है। जयंत है वो मनोहर से छोटा है, जयंत मनोहर से छोटा है, लेकिन दत्ता से अधिक है। दत्ता इसके भी नीचे आ जाएगी।
इनमें सबसे अधिक कद किसका है? सबसे अधिक किसका है? जो सबसे ऊपर होगा किसका हो जाएगा? तो राजू का हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, जब बर्फ पिघलती है या फिर गलती है तो इसका क्या होता है? आयतन घटता है, आयतन बढ़ता है, आयतन तथा द्रव्यमान दोनों घटते हैं, या फिर आयतन घटता है जबकि द्रव्यमान बढ़ता है। तो जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? आयतन घटता है। ठीक है, जब बर्फ पिघलती है तो आयतन क्या होता है? घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि जब बर्फ के पिघलने से क्या होता है? घनत्व तो आपका कम हो जाता है। घनत्व तो कम होता है तो द्रव्यमान भी, सॉरी, आयतन भी आपका क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका ठीक है। भारत में खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, या फिर उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र? देखिए, जब हम बात करें भारत की तो भारत का नक्शा बना लेते हैं एक बार। देखिए, इस तरह से भारत का नक्शा बना हुआ है। ठीक है, ये आपकी श्रीलंका हो गई। तो जब आप इस तरह से भारत का नक्शा देखते हैं तो जब हम भारत का विभाजन करेंगे तो इस तरह से आप करिए। ठीक है, ये आपका बीच में क्या होगा? मध्य भारत हो गया, ये आपका उत्तर भारत हो गया, ये दक्षिण भारत, ये पश्चिमी और ये आपकी पूर्वी। तो ये जो एरिया है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच का जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इस क्षेत्र में कौन आता है? तो इस क्षेत्र में आता है आपका छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। ये क्षेत्र किस लिए फेमस है? तो ये क्षेत्र आपके खनिज संसाधनों के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन भारत में कहाँ मिलते हैं? तो इसी क्षेत्र में मिलते हैं। और ये वाला क्षेत्र भारत के किस दिशा में पड़ता है? तो उत्तर और पूर्व के बीच में, यानी उत्तर पूर्वी दिशा में पड़ता है। उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आपका पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 सेंटीमीटर लंबाई, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बर्तन कितने लीटर पानी समाविष्ट करेगा? तो देखिए, लंबाई दे रखी है 20, चौड़ाई दे रखी है 15, ऊंचाई दे रखी है 10। कितना पानी आएगा इसमें? क्योंकि ये घनाभ के आकार हो जाएगा, क्योंकि जो बर्तन होगा वो घनाभ के आकार का होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बस ये फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। देखिए, चूंकि ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर है, आपसे पूछा किस में है? तो लीटर में पूछा है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एक घन घन मीटर, एक घन मीटर बराबर क्या होता है? 1000 लीटर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, घनाभ का आयतन कितना जाएगा? तो घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई है कितनी? तो लंबाई आपकी 20 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदल देंगे तो 1100 से भाग कर देंगे। और चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई आपकी 15 सेंटीमीटर है, तो 100 से भाग करके इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई 10 है, 10 को हम जब 100 से भाग कर देंगे तो आपका ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अभी आपका किस में आ जाएगा? तो आपका ये मीटर में, घन मीटर में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 20 गुणा 15 कितना होता है? 300, 300 गुणा 10 यानी कि 3000। ऊपर हो जाएगा आपका 3000 और बटे में हो जाएगा आपका 100 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, यानी अभी किस में आ गया? ये मीटर में चेंज हो गया, तो ये आपका घन मीटर में हो गया। ये भी आपका क्या होगा? घन मीटर में। अब आगे देखिए, अब मैंने आपको यहाँ लिखा था सबसे ऊपर कि एक घन मीटर बराबर कितना होता है? 1000 लीटर। तो 3000 बटे में 100 गुणा 100 गुणा 100। ये जो 100 लिखे हैं आप यहाँ पे भी काट सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक घन मीटर बराबर, घन मीटर की जगह कितना लिख देंगे हम? 1000 लीटर। 1000, क्योंकि एक घन मीटर किसके बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है। अब ये संख्या किस में आएगी? तो आपकी लीटर में आएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 जीरो से 3 और 3 6 जीरो से ये 6 जीरो आपके खत्म। कितना बचेगा आपका? सिर्फ 3 बचेगा, यानी कि 3 लीटर। तो उस टंकी में कितना पानी आएगा? तो 3 लीटर पानी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, 2x प्लस 1, 3x प्लस 4 प्लस 1 माइनस की 2x इंटू 3x प्लस 4, ये किसके बराबर होगा? इसको सॉल्व कर लेते हैं, किसके बराबर होगा? देखिए, देखिए 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 4, इसका आपस में गुणा होगा। तो पहले 2x का गुणा 3x में होगा, फिर 2x का गुणा 4 में होगा,
फिर 1 का गुणा 3x में होगा, फिर 1 का गुणा 4 में होगा, ऐसे ही इसमें होगा इधर। तो करते जाते हैं साथ के साथ। 2x का गुणा हम 3x में करेंगे कितना आएगा 6x स्क्वायर। फिर आपका प्लस आ जाएगा 2x का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा आपका 8x। फिर 1 का गुणा 3x में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x। 1 का गुणा 4 में करेंगे तो प्लस के 4 आ जाएगा। क्लियर। अब इधर आइए, अब 1 का गुणा 3x में करेंगे तो 3x आएगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 2x का गुणा 3x में करेंगे तो माइनस के 6x स्क्वायर आएगा, और माइनस के 2x का गुणा 4 में करेंगे तो माइनस के 8x आएगा। ठीक है, इतना आएगा। देखिए प्लस के 6x स्क्वायर से माइनस के 6x स्क्वायर खत्म, 8x प्लस के से माइनस के 8x खत्म, 3x प्लस 3x कितना हो जाएगा आपका 6x, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 8। यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6x प्लस 8। ऑप्शन नंबर बी। एक पहाड़ी में हमेशा होती है, ये जो पहाड़ी होती है उसमें हमेशा क्या होगी, ऊंचाई होगी, पगडंडी होगी, पेड़ होगा या फिर पानी होगा। तो पहाड़ी में हमेशा क्या होगी, ऊंचाई होगी। ऊंचाई होगी तभी वो पहाड़ी कहलाएगी, ऊंचाई नहीं होगी तो पहाड़ी नहीं कहलाएगी। तो ऊंचाई हमेशा उसमें होगी ही होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छिपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। यानी जब उसको कौन सा प्रस्ताव पास मतलब रखा जाता है सदन में, उसका नाम बताना है आपको। अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव या फिर कटौती प्रस्ताव। तो जब उस तरह का प्रस्ताव रखा जाता है उसको बोलते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी। इसको देखिए, अगलवाह समुद्री धारा किस महासागर में चलती है। हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो देखिए आपने अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा देखा होगा, इस तरीके से बना होता है थोड़ा। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के बराबर यहाँ पे आप क्या है मेडागास्कर द्वीप है। ठीक है, तो मेडागास्कर के पास में आपकी क्या कौन सी धारा बहती है, तो अगलवाच की धारा बहती है। ठीक है, ये दो धाराओं के मिलने से बनती है। एक नीचे से मोजाम्बिक आती है, ऊपर से आपकी मेडागास्कर की धारा आती है, दोनों धाराओं के मिलने से आपकी क्या बनती है अगलवाच की धारा बनती है। तो किस महासागर में बहेगी, तो आपकी यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे हिंदुस्तान है अपना, और यहाँ पे कौन सा महासागर है, तो आपका ये हिंद महासागर है। ठीक है, तो हिंद महासागर में बहती है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर है हिंद महासागर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन है औसत निकालिए 18, 56, 43, 26 और 32 का। आपको पता है औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे में संख्या, योग बटे में संख्या। तो योग कितना है, तो योग कर लीजिए, योग यानी कि 18 प्लस 56 प्लस 43 प्लस 26 प्लस के 32 बटे में क्या आएगा संख्या। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ें कितना आएगा, इन सबको जोड़ने पर आपका आएगा 175। जब हम 5 से भाग करेंगे तो 75 में कितना आएगा आपका 35। तो इन सबका औसत कितना आ जाएगा, इन सबका औसत आ जाएगा आपका 35। क्लियर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है निम्न चित्र में कितने आयत हैं। तो इसमें कितने आयत हैं, इसमें आयत निकालने से पहले आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि प्रत्येक जो वर्ग होता है, प्रत्येक जो वर्ग होता है वो क्या होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ग आपका आयत भी होता है, यानी प्रत्येक वर्ग आपका आयत भी होता है। लेकिन प्रत्येक आयत आपका वर्ग नहीं होता है, प्रत्येक वर्ग आपका आयत होता है लेकिन प्रत्येक आयत आपका वर्ग नहीं होता है। तो जब आपको वर्ग को फिर आप किस में काउंट करना पड़ेगा, आपको आयत में काउंट करना पड़ेगा। लेकिन कभी आपसे पूछा जाए कि इसमें आयत कितने, इसमें वर्ग कितने हैं, फिर आपको इसमें वर्ग वाला ही काउंट करना है, आयत वाला काउंट नहीं करना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आयत आपसे पूछा है तो आपको वर्ग वाले भी इसमें काउंट करने हैं। तो देखिए एक गोला मतलब एक खाना ये, एक ये, 2 3 और 4, 4 तो ये हो गए। इसके अलावा एक ये पूरा 5, ये पूरा 6, एक ये पूरा 7, एक ये पूरा 8, 8 हो गए। इसके अलावा एक आपका ये हुआ 9, एक आपका ये पूरा हो गया है 10। कितने आ जाते हैं इसमें, तो इसमें कुल 10 आ जाते हैं। ठीक है, आप तो इसमें तभी आयत निकाल पाओगे जब आपको ये वाली आइडिया होगा, यानी कि जो प्रत्येक वर्ग होता है वो आयत होता है लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, 5 मित्र ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ए बी और सी के बीच बैठा है। तो इसको बना लेते हैं पहले।
एक वृत्ताकार मेज पे बैठाने हैं 5 लोग, 1 2 3 4 5, ठीक है। ए बी और सी के बीच में बैठा है, तो पहले ए को बैठा देते हैं किसके बीच में, बी और सी के बीच में। तो ये बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे बी भी हो सकता है, यहाँ पे सी भी हो सकता है, मैंने भी ऐसे लिख लिया है, कंफर्म बाद में कर लेंगे। डी बी के दाईं ओर बैठा है, तो देखिए यदि हम यहाँ पे बी को बनाते हैं तो डी डी यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे तो पहले से ए है, तो इसका मतलब बी कहाँ पे होगा, तो बी आपका यहीं पे होगा। डी कहाँ बैठा है, तो बी के दाईं ओर बैठा है, तो बी का दाईं ओर कहाँ हो जाएगा आपका, ये यहीं पे होगा। डी बी के दाईं ओर बैठा है और ई के बाईं ओर बैठा है, ई कहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा, कन्फर्म। अब बताना है सी के बाईं ओर कौन है, तो सी के बाईं ओर कौन हो जाएगा, सी के बाईं ओर आपका ई हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगा सी के बाईं ओर। ऑप्शन नंबर 2। रासायनिक बंध बनने पर क्या होता है, तो जब रासायनिक बॉन्डिंग होती है तो ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा सतह बाहर निकलती है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका एकदम सही है। क्लियर, बॉन्डिंग पर क्या होता है, ऊर्जा बाहर निकलती है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 4 मार्च, 15 मार्च, 7 अप्रैल या फिर 11 मई। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाता है आपका, 15 मार्च को मनाता है। जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका मनाया जाता है 24 सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि आपसे क्वेश्चन में बोला है कि एक्स की आय भाई की आय से 60% अधिक है तथा भाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, एक्स की आय जेड की आय के कितने परसेंट के बराबर है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, जो 60% होता है और जो 40% होता है, 60% किसके बराबर होता है, फ्रैक्शन में 2 3/5 के बराबर होता है, 3/5 के बराबर होता है 60%। और 40% किसके बराबर होता है, तो ये होता है 2/5 के बराबर। क्लियर। अब 3 व्यक्ति हैं आपके, एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड बना लीजिए, ठीक है। फिर हम इसका अनुपात निकालेंगे, वहां से आपको हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो पहला बोला कि जो एक्स की आय है वो बाई की आय से 60% अधिक है, 60% मतलब 3/5, यानी कि यदि बाई की वैल्यू 5 है तो उससे 3 अधिक है एक्स की वैल्यू, यानी कितनी हो जाएगी, 8। क्लियर। दूसरा देखिए, बाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, यदि जेड की आय आपकी 5 है तो उससे 40% अधिक, यानी कि 2 अधिक है किसकी, बाई की आय, तो बाई की आय कितनी हो जाएगी, तो आपकी हो जाएगी 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अनुपात निकालते हैं, 3 संख्या अनुपात कैसे निकालते हैं, तो जो संख्या, जो जगह आपकी खाली है उसको सामने वाली संख्या से भर दीजिए। तो यहाँ कितना जाएगा आपका 5, यहाँ कितना जाएगा आपका 7। तीनों का संयुक्त अनुपात कैसे निकालेंगे, आपस में गुणा कर लीजिए, 8 7 56, 5 7 35 और 5 हम 25। यहाँ से आपका कंफर्म वैल्यू निकल के आ गई कि एक्स की वैल्यू यदि 56 है तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, 25, और फाई की वैल्यू कितनी होगी, 35 होगी। आपसे पूछा कि एक्स की आय जेड की आय से कितने अधिक है, एक्स की आय यानी 56 25 से कितना अधिक है, 56 25 से कितना अधिक है, 56 25 से आपका अधिक है 31, है ना, 56 में से 25 हटा देंगे, तो 56 25 से कितना अधिक है, 31 अधिक है। पूछा कि जेड किसकी आय से, तो जेड की आय से, यानी कि बटे में कितना आएगा आपका 25। परसेंटेज में पूछा, गुणा कर देंगे 100 का, 25 से कटेगा 4 बार, 31 × 4 कितना होता है, 124%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। इसको देखिए, यदि एक्स की वैल्यू, एक्स अनुपात वाई बराबर 1:3 है तो इसका मान बताइए। एक्स अनुपात वाई बराबर 1:3, इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 3 है, और इस समीकरण में आप एक्स की जगह पे 1 रख दीजिए, वाई की जगह पे 3 रख दीजिए, आंसर निकल के आपका आ जाएगा। तो इसको रख के देखते हैं। देखिए देखिए पहले क्या है, 3 पाई स्क्वायर, तो 3 × पाई की वैल्यू कितनी है, तो 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 × x², एक्स की जगह पे कितना आएगा, 1 का वर्ग, यानी कि 1 स्क्वायर, अनुपात है तो बटे कर लीजिए, फिर 2 × पाई का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस के 8 × x², यानी कि 1 का स्क्वायर, किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 का वर्ग 9 होता है, 9 तिया 27, प्लस के 3 एकम 3, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, 3 हो जाएगा, बटे में 3 तिया 9 दूनी 18, माइनस के 1 का वर्ग 1 होता है, 8 एकम 8, कितना हो जाएगा, इस ऊपर हो जाएगा आपका 30,
नीचे हो जाएगा आपका 10। कितना अनुपात निकल के आ गया, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, कितना अनुपात निकल के आ जाएगा आपका 3:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इसको देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में टिन को इस तरह से लिखा जाता है, टेक्स्ट को इस तरह से, तो टॉप्स को किस तरह से लिखा जाएगा। तो यदि हम टिन की कोडिंग करें तो टी का नंबर कितना होता है, 20 होता है, आई का कितना होता है, 9 होता है, एन का कितना होता है, 14 होता है। जैसे हम तीनों को जोड़ा है, कितना आएगा, 20 और 9, 29 और 14 43, 29 और 14 43। लेकिन 43 पे है कितना, 47 है। क्या इसमें भी 4 जोड़ा जा रहा है, तो देखते हैं इसको। इसकी कोडिंग करें तो टी का नंबर होता है 20, ये का नंबर होता है 1, एक्स का नंबर होता है 24। इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, 20 और 21 और 24 45। 45 पे कितना है, 49। यानी इसमें भी क्या है, 4 जोड़ा जा रहा है। यानी कि जो नंबरिंग है उनको जोड़ने के बाद में प्लस 4 और कर दीजिए। इसकी नंबरिंग करते हैं तो टी का नंबर होता है 20, ओ का 15, पी का 16, एस का 19। इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 20 और 15 35, 35 16 51 और 19 70। 70 आने के बाद प्लस 4 और कर दीजिए, कितना हो जाएगा 74। ऑप्शन नंबर डी, ये आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, स्नानघाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है। स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या फिर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो देखिए, जो आपका समानता का अधिकार है उसके अंतर्गत ही आपका ये अधिकार प्राप्त है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक आपका समानता का अधिकार है। तो अनुच्छेद जो आपका 15 है उसमें आपकी ये वाली बातें उल्लिखित हैं, अनुच्छेद 15 में। ठीक है, यानी धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। तो वही सब चीजें हैं ये। तो आपका आर्टिकल 15 के अंतर्गत आपका ये आ जाएगा। लेकिन समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 14 से 18 तक है, जिसमें का अनुच्छेद 15 बीच में आता है, तो वही आपका इसको दिखाया गया है। ठीक है, बात करें मूल अधिकार की, तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, वर्तमान आपको 6 मूल अधिकार प्राप्त है। कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। ठीक है, आपके मौलिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, विटामिन ए, बी, सी या फिर 2 और 3 दोनों। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, बी और सी। नहीं, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका ठीक है। और बात करके बसा में घुलनशील कौन है, तो बसा में घुलनशील है आपके ए, डी, ई और के। ये आपके बसा में है, बाकी दोनों जल में है। बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है, बी का थायमिन है, सी का एस्कॉर्बिक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। डी का भी लिख लीजिए यहीं पे, वो क्या है, तो वो है आपका कैल्सीफेरॉल। ठीक है, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था फंक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, एफ टी की माता है, टी डब्ल्यू की बहन है, जो कि के का एकमात्र पुत्र है, जे के का भाई है, डब्ल्यू की माता के से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, इसका डायग्राम बनाते हैं। एफ टी की माता है, एफ किसकी माता है, तो टी की माता है। ठीक है, तो जेंडर क्लियर होगा कि एफ क्या है, नेगेटिव है। अब देखिए, टी डब्ल्यू की बहन है, टी किसकी बहन है, तो डब्ल्यू की बहन है। यहाँ तक क्लियर। टी डब्ल्यू की बहन है जो कि के का एकमात्र पुत्र है। टी किसकी बहन है, डब्ल्यू की, जो किसका एकमात्र पुत्र है, तो के का एकमात्र पुत्र है। ठीक है, यानी पुत्र कौन हो गया, ये डब्ल्यू। देखिए, ये दोनों क्या है, बहन भाई हो जाएंगे। ये इसकी माता है और ये इसका पिता है, इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। के का जेंडर भी क्लियर हो गया कि ये पति है, यानी कि ये पुरुष है। अब जे के का भाई है, जे कौन है, जे के का भाई है। डब्ल्यू की माता यानी कि एफ, के से किस प्रकार संबंधित है, तो डब्ल्यू की माता एफ के की कौन लगेगी, के की पत्नी लगेगी। कौन लगेगी, पत्नी लगेगी। ऑप्शन नंबर सी। इसको देखिए, निम्न शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लगाइए। डूम, डाउन, ड्रॉन, ड्रेप या फिर डिंग। तो देखिए, डी सब में कॉमन है, सबको छोड़ दीजिए। दूसरे नंबर पर चक्कर, यहाँ पे ओ है, या आर है, या आई है, या आर है, यहाँ पे ओ है। तो इन सब में पहले कौन आता है, तो सब में पहले आता है आपका आई।
तो 5वें नंबर पर सबसे पहले आएगा, यानी 5वां जो है सबसे पहले आएगा, जो कि आपको सभी विकल्प में दिया हुआ है। अब दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो आई के बाद क्या आता है, आई के बाद इन सब में आएगा आपका ओ आएगा, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो ओ यहाँ पे, ओ यहाँ पे, ओ के बाद में देखिए चेक करिए, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे क्या है डब्लू। तो इन दोनों में पहले कौन आएगा, तो इन दोनों में पहले आपका आएगा ओ। तो इसका मतलब 5 के बाद कौन सा आएगा, 5 के बाद आपका पहला आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये आपका नहीं हो सकता, ये भी आपका नहीं हो सकता। 5 के बाद पहला आएगा, फिर आपका दूसरा आएगा, जो कि आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब देखते हैं तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे कौन सा आएगा। देखिए ये पहले पे हो गया, दूसरे पे हो गया, तीसरे पे हो गया, चौथे पांचवें पे चेक करते हैं। DRO DRA, तो आपको पता है कि आर यहाँ पे ओ, और यहाँ पे क्या है ओ है, यहाँ पे क्या है ए है। तो ओ और ए में पहले कौन आता है, तो पहले ए आता है। इसका मतलब जो आपका चौथे नंबर पे आएगा वो कौन सा आएगा, तो चौथे नंबर पे आपका चौथा ही आएगा, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका ठीक बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। अगले प्रश्न देखिए, समीकरण 153 की पावर 144 माइनस 115 की पावर 123 माइनस 111 की पावर 510 प्लस 216 की पावर 25 में इकाई का स्थान पर अंक क्या है, यानी इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, देखिए एक बार नोट कर लीजिए, जैसे कि 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 0 ही रहेगा। 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक आपका क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। सॉरी, इकाई का अंक कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक आपका 5 रहेगा, और 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक आपका 6 ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी संख्याएं आती हैं, तो इनमें क्या करते हैं हम, पावर में जो भी पावर होती है, घात होती है, उसमें हम 4 से भाग कर देते हैं। यदि हम 4 से भाग करने पर, मान लीजिए पावर n थी, 4 से भाग करने पर शेष पर यदि 0 आता है, तो हम फिर हम पावर को, उसको 4 पावर को लेते हैं, यानी उसकी हम घात 4 लेते हैं, ठीक है। यदि शेष पर 0 के अलावा जो भी आता है, तो फिर हम उतनी ही घात लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। देखिए पहला है आपका 153 की घात 144, 3 की पावर कितना होगा, 144 होगा। जब हम 144 में 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष पर कितना आएगा, 0 आएगा। जब शेष पर 0 आता है, तो हम कितनी घात लेते हैं, तो हम उसकी 4 घात लेते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4। क्लियर। अब आगे देखिए, माइनस 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक कितना रहता है, 5 ही रहता है। 1 की पावर कुछ ही हो, इकाई अंक 1 ही रहेगा, और 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक आपका 6 ही रहेगा। अब 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 का इकाई अंक कितना होता है, 3 की पावर 4 होता है आपका 81। इकाई अंक कितना आएगा, आपका 1 आएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, यहाँ आपका 5 ही रहेगा, यहाँ 6 1 रहेगा, और यहाँ पे आपका 6 रहेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, माइनस 1 से प्लस का 1 खत्म, माइनस के 5 में से प्लस के 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा आपका, प्लस का 1 आएगा। इस पूरे समीकरण का इकाई अंक कितना आ गया, इस पूरे समीकरण का इकाई अंक आपका 1 आएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर 1। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। जब सबसे लंबे समुद्र तट की बात आती है, तो भारत में सबसे लंबा समुद्री तट आपका गुजरात है। कौन सा है, गुजरात। भारत के कितने राज्य समुद्र समुद्र से लगे हुए हैं, तो आपके 9 राज्य लगे हुए हैं। भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगी हुई है। सबसे ज़्यादा किसकी लगी है, तो सबसे ज़्यादा लगी है आपकी गुजरात की। क्लियर। नेक्स्ट है, गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बारे में मैंने आपको कल डिटेल में बताया था कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, एक 8,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में 12,500 हो जाती है, 3 वर्ष पश्चात कितना होगा। देखिए 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 12,500। यदि हम 1 वर्ष पूर्व निकालें, 1 वर्ष पूर्व कितनी होगी, तो वो कैसे निकालते हैं, तो उसका निकालने का तरीका होता है कि ए अपॉन में बी बराबर होता है अंडरूट में आपका कितना, ये दूसरा मिश्रण, यानी 12,500 बटे में 8,000, यानी कि ये आपका संबंध बनता है। ये क्या है आपका 1 साल के बाद मिश्रण, पी क्या है मूलधन। तो ए अपॉन पी का संबंध क्या बनता है, अंडरूट में 12,500 बटे में 8,000। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 5 से कटेगा 16 बार, 5 से कटेगा आपका 25 बार। तो ये हो जाएगा आपका अंडरूट में 25 बटे में 16।
यानी कि 5/4, यानी कि 1 साल पहले जो संबंध था मूलधन और मिश्रधन का, वो क्या था कि यदि मूलधन 4 था तो मिश्रधन कितना होगा, 5 होगा। इसका मतलब 1 साल पहले ब्याज कितनी मिली होगी, यानी 1 साल की ब्याज कितनी होगी, तो 1 साल की ब्याज होगी आपकी 4 रुपये मूलधन था तो 5 रुपये मिश्रधन हो रहा है। इसका मतलब 1 रुपये ब्याज मिल रही है, यानी 1 रुपये ब्याज मिल रही है कितने रुपये पे, तो 4 रुपये पे। कितने परसेंट की दर हो गई, तो आप कहेंगे 100 से गुणा कर दीजिए। कितने परसेंट की दर होगी, तो ये होगी आपकी 25% की दर। यानी यहाँ से आपको आर मिल गया, आर कितना मिल गया, 25%। क्लियर। आर निकालने के लिए हमने इस तरीके से किया था। अब देखिए आगे पूछा क्या, 3 वर्ष के बाद में मिश्रधन कितना हो जाएगा। अब देखिए 3 वर्ष के बाद में कितना हो जाएगा, तो दर कितनी है, 25% की दर है। 25% दर का मतलब कितना हो गया, 1/4 ही हो गया। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/4 ही लिखेंगे इसको। इससे 1/4 का मतलब क्या है, यदि पहली साल आपके पास 4 रुपये थे तो 1 रुपये की ब्याज मिल गई होगी, जो कि आपका मिश्रधन कितना हो गया होगा, 5 रुपये। फिर दूसरे साल भी ऐसा ही हुआ होगा, 4 से 5। तीसरे साल भी आपका ऐसा ही हुआ होगा, 4 से 5। इसका मतलब यदि हम इन तीनों को गुणा करते हैं, 4 का क्यूब यानी कि 64, 5 का क्यूब कितना होगा, 125। यानी यदि आपके पास 64 रुपये थे तो 3 साल के बाद में 125 रुपये आपके हो जाएंगे। लेकिन आपके पास रुपए कितने थे, तो आपके पास रुपए थे 8,000 रुपये। तो 64 की वैल्यू कितनी है, 64 की वैल्यू आपकी 8,000 है। पूछा क्या आपसे, 125 की वैल्यू पूछी है। तो 64 का 8,000 कितने गुना होता है, तो 64 का 8,000 होता है आपका 125 गुना। इसका 125 गुना कितना हो जाएगा, तो 125 का वर्ग कितना होता है, 15,625। वर्ग कैसे निकालना है, तो मैं वर्ग निकालना आपको बता ही चुका हूँ पिछले प्रैक्टिस सेट में, कैसे निकालते हैं वर्ग। वर्गमूल निकालना भी आपको वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, आप नहीं देखे देख लीजिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15,625। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक पेंसिल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। दुकानदार द्वारा अपनी पेंसिल को ना किसी लाभ पर ना ही किसी हानि पर बेचने के लिए उसे कितने परसेंट की अधिकतम छूट दी जा सकती है। वो कह रहा है कि यदि उसने 100 रुपये कोई वस्तु खरीदी तो उसने 35% बढ़ाकर, यानी कि 35% बढ़ाकर मतलब 35 रुपये बढ़ाकर 135 रुपये अंकित मूल्य डिसाइड कर दिया। अब वो कह रहा है कि मुझे लाभ या हानि कुछ भी नहीं चाहिए, तो मुझे कितनी परसेंट की छूट देनी पड़ेगी। तो 135 वाली चीज़ वो 100 में ही बेचना चाह रहा है, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, उसे 35 की ही कमी करनी पड़ेगी। अब कितने पे कमी करनी पड़ेगी, तो 135 पे करनी पड़ेगी। कितने पे, तो 135 पे, यानी कि 35 की कमी अब उसे 135 पे करनी पड़ेगी। कितने परसेंट की छूट हो गई, वहाँ कर देंगे 100 का। अब देखिए 5 से कटेगा आपका ये 7 बार, 5 से कटेगा आपका ये 27 बार। अब 7/27, यदि यहाँ पे 28 होता तो 4 बार कटता, यानी 7 से 27 कितनी बार कटता। देखिए यदि यहाँ पे 28 होता तो ये 7 से 4 बार कट जाता, 7 चौक 28। यदि 4 बार मान लेते हैं 28 से, तो 4 बार कटता, 4 से कितनी बार कटता है, ये आपका 25 बार कटता। यानी आपका जो आंसर आएगा वो 25% के आसपास आंसर आना चाहिए, जो कि आपका एक ही ऑप्शन है। ठीक है, वैसे आप काटोगे तो आपको कटने में बहुत टाइम लगेगा। अब जब यदि आप अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाओगे इसमें, तो आप आंसर आप तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, 25.92%, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 49, 64, क्वेश्चन मार्क 100 या फिर 121। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए ये आपका 7 का वर्ग है, ये 8 का है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 का वर्ग। 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट है, पवित्र संधि निम्न में से किन देशों के बीच हुई थी। देखिए पवित्र संधि हुई थी आपके 1815 में। किन देशों के बीच हुई थी, तो ये हुई थी आपके ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है, कृष्ण को, राम को, शिव को या फिर रुद्र को। तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, जो कि आपका उड़ीसा में है, ठीक है, किसको समर्पित है, तो भगवान कृष्ण को समर्पित है। ठीक है, भगवान कृष्ण का एक रूप होता है नारायण या फिर जगन्नाथ, उन्हीं का ही अवतार है कृष्ण, तो वही उन्हीं का रूप है। इनके अलावा इनमें 2 मूर्तियाँ और हैं, तो आपकी बलराम की और एक आपकी सुभद्रा। 2 मूर्तियाँ और हैं, भगवान कृष्ण की, बलराम भगवान की, माता सुभद्रा की। तो इन तीनों की क्या है, ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी का संबंध धारा से है तो महासागर का संबंध किससे होगा? नदी की क्या होती है, धारा बहती है, तो महासागर में क्या होता है, महासागर में आपका ड्रिफ्ट यानी कि प्रवाह बहता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट है। ठीक है, महासागर क्या होता है, प्रवाह होता है। किसी विशिष्ट कोड भाषा में प्लस गुणा को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को, गुणा भाग को, और भाग माइनस को प्रस्तुत करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। इसका हमें उत्तर निकालना है, देखते हैं इसको। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, डिवाइड के स्थान पर क्या आएगा, तो डिवाइड के स्थान पर आएगा आपका माइनस, तो यहाँ माइनस कर दीजिए। गुणा के स्थान पर क्या आएगा, तो गुणा के स्थान पर आएगा आपका डिवाइड। माइनस के स्थान पर क्या आएगा, माइनस के स्थान पर आएगा आपका प्लस। प्लस के स्थान पर क्या आएगा आपका गुणा। ठीक है, अभी आपका नया क्वेश्चन बन गया। इसको सॉल्व करते हैं बोडमास नियम के हिसाब से। पहले भाग को करेंगे, फिर गुणा को करेंगे, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। जब हम 8 में 4 का भाग करेंगे कितना आएगा, 2। तो 16 माइनस के 2 प्लस, भाग कर लिया हमने, और नंबर किसका आएगा, गुणा का, तो 2 एकम 2, यहाँ से 2 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो ये प्लस के 16 है, प्लस के 2 है, कितना जाएगा आपका, प्लस के 18 माइनस के 2, 18 में से 2 जाएगा, कितना आएगा आपका 16। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक मोटर कार वित्त पोषक का दावा है कि वह साधारण ब्याज पर धन उधार देता है, और वह प्रत्येक 6 माह पर मूलधन की गणना के लिए उसमें ब्याज सम्मिलित कर लेता है। यदि वो 10% की दर से ब्याज ले रहा हो तो ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी? यानी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जब वो छमाही ब्याज लेता है तो 10% की जो दर है वो प्रभावी दर उसकी क्या बनेगी। तो आपको पता है जब ब्याज की गणना छमाही की जाती है, जब ब्याज की गणना छमाही की जाती है तो दर क्या हो जाती है आपकी, आधी हो जाती है। यानी अब दर कितनी हो जाएगी आपकी, 5% हो जाएगी। दर कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। लेकिन अब 6 माह के दो, एक साल में 6 माह कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इसकी गणना आपको 2 बार करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, प्रभावी दर कैसे निकालते हैं, 5। प्रभावी दर निकालने का फॉर्मूला होता है आपका x प्लस अपॉन में 100। ये हो जाएगा 5% प्लस 5 प्लस 5 का वर्ग यानी कि 25/100। तो ये हो जाएगा आपका 5 और 5 10 प्लस 0.25, 10.25 आपका क्या निकल कर जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपको इसको करना था। नेक्स्ट है, 5 जून 2024 को वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी के लिए जारी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उसको एक मोबाइल ऐप जारी किया गया था भारत की तरफ से। उसे आपका नाम क्या था, उसे आपका नाम है एयर प्रवाह। एयर प्रवाह, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत में नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली का प्रथम सम्राट कौन था? बात आती है नियमित मुद्रा की, तो प्रथम सम्राट कौन था, तो वो था आपका इल्तुतमिश। इसके बारे में मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ था कि इसने 2 सिक्के जारी किए थे। एक था आपका जीतल था, एक आपका टका था। टका आपका चांदी का था, जीतल आपका तांबे का था। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं, गुलामों का गुलाम कहते हैं। इसने क्या किया था, इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। कुतुब मीनार बनवाई किसने थी, तो बनवाई थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने थी। किसकी याद में, बख्तियार काकी की याद में। लेकिन इसका निर्माण पूरा किसने कराया था, इसका निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। क्लियर। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संकेंद्रीय वृत्तों में से बाह्य वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा mn आंतरिक वृत्त पर स्पर्शी है। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए देखिए 2 वृत्त हैं जिनका केंद्र क्या है, दोनों का सेम ही केंद्र है। ठीक है, आपसे बोला कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में से बाह्य वृत्त का व्यास कितना है, 26 सेंटीमीटर। इसका मतलब त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी होती है, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाह्य वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी आपकी 13 सेंटीमीटर। ये कितनी हो जाएगी आपकी 13 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला है कि जो 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा mn आंतरिक वृत्त पर स्पर्शी है, यानी स्पर्शी की स्पर्श रेखा जा रही है
इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा जा रही है जो कितनी लंबी है, 24 सेंटीमीटर की लंबी है। जब हम इस वाले केंद्र से इस जीवा पर लंब डालेंगे इस तरह से, तो ये क्या करेगा, ये जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। ये एक प्रकार की क्या है, प्रमेय है कि यदि केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ये पूरी जीवा कितनी लंबाई की थी, 24 सेंटीमीटर की। इसका मतलब ये लंबाई कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बचेगी आपकी 12 सेंटीमीटर की। ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर की। ठीक है। आपसे पूछा क्या है कि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बताइए, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है आपको, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। चलिए बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है बाह्य वृत्त की। ये 12 है, ये कितना है, 13 है, तो ये दूरी कितनी बची होगी। तो आपको टेम्पलेट पता ही है कि समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण आपका 13 है, आधार आपका 12 है, तो ये लंब कितना होता है, तो लंब आपका 5 होता है। तो ये अब दूरी कितनी होगी, ये दूरी आपकी 5 होगी, जो कि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी, यानी आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर से देखता है। चोर भागना शुरू करता है और सिपाही उसका पीछा करता है। चोर और सिपाही क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागते हैं। तो 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, यानी आपको बताना है कि 6 मिनट में वो कितनी दूरी चल चुके होंगे या फिर उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो चोर और पुलिस वाले केस में क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए चोर खड़ा है, यहाँ पे पुलिस वाला खड़े हैं, तो क्या होगा कि इसको पकड़ने की कोशिश करेगा, तो इनके बीच की जो चाल होगी, सापेक्षिक चाल होगी, वो घट जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में भाग रहे होंगे। उनकी जो बीच की दूरी होगी वो जब कवर हो जाएगी तभी माना जाएगा कि एक दूसरे को पकड़ लिया, यानी पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। उनकी बीच की दूरी है कितनी, 200 मीटर है, और ये पुलिस वाले की चाल कितनी है, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, और चोर की चाल कितनी है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। बीच की दूरी दे रखी है आपको मीटर में, समय आपको दे रखा है मिनट में, तो हम जो चाल है उसको भी हम किस में चेंज कर लेंगे, तो मीटर प्रति मिनट में चेंज कर लेंगे, क्योंकि आपको दूरी आपको मीटर में ही पूछी है। तो इनकी सापेक्षिक चाल कितनी जाएगी, तो इनकी सापेक्षिक चाल हो जाएगी 11 माइनस के 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जब एक ही दिशा में चलते हैं तो चाल क्या होती है, घट जाते हैं। 10 माइनस 11 यानी कि कितना जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर प्रति मिनट में चेंज करेंगे कितना आएगा, तो आपको पता ही है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आपके 60 मिनट होते हैं। अभी किस में चेंज हो गया, मीटर प्रति मिनट में। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, 0 से 0 खत्म, कितना आ गया आपका, ये 100/6 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, मीटर प्रति मिनट, यानी कि चाल कितनी होगी, 100/6 मीटर प्रति मिनट, यानी कि 6 मिनट में 100 मीटर। पूछा गया आपसे कि 6 मिनट के बाद वो कितनी दूरी तय करेंगे, तो 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो इस चाल से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस चाल से आपको समझ में ये आ रहा है कि वो 6 मिनट में कितने चलते हैं, तो 6 मिनट में वो 100 मीटर की दूरी तय करते हैं। तो 6 मिनट में जब 100 मीटर की दूरी तय करते हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर की है। इसका मतलब वो कितना चल गए होंगे, 100 मीटर चल गए होंगे। अब उनके बीच की दूरी कितनी बची होगी, तो 100 मीटर ही आपकी और बची होगी। ठीक है, यानी वो 11 और 10 की स्पीड से वो 6 मिनट में 100 मीटर चल गए होंगे। चूंकि उनके बीच की दूरी कितनी थी, 200 मीटर थी, तो अब उनके बीच की दूरी बची कितनी होगी, तो 200 माइनस के 100, यानी कि 100 मीटर की दूरी बची होगी। ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नासिर का जन्म 18 मई गुरुवार को है, उसी वर्ष रेहान का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रेहान का जन्म 19 अगस्त को होगा। तो जब भी आपको ये कैलेंडर वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको विषम दिन छांटने होते हैं। विषम दिन कैसे निकालते हैं, उसमें हम 7 से भाग करके उसमें विषम दिन निकाल लेते हैं। 7 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है, दिनों में 7 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है, वही आपका क्या होता है, विषम दिन होते हैं। अब आप विषम दिन की काउंटिंग कर लेते हैं, इसमें कितने विषम दिन आएंगे। देखिए 4 महीने हैं, मई, जून, जुलाई और अगस्त। उसका नासिर का जन्म कब था, 18 मई को था। तो मई में कितने दिन होते हैं, आपको पता है मई में कितने दिन होते हैं, मई में दिन कितने होते हैं, मई में दिन होते हैं आपके 31। 31 दिन में विषम दिन कितने होंगे, जब हम इसमें 18 दिन तो आपके निकल चुके हैं, कितने दिन शेष बचे आपके, दिन बचे आपके 13 दिन शेष बचे आपके। कितने दिन शेष बचेंगे आपके, 13 दिन शेष बचेंगे। 13 दिन में विषम दिन कितने होंगे, तो 7 से भाग कर देंगे।
कितने होंगे, तो 6 शेषफल बचेगा। जितना शेषफल बचता है वही आपके क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं। अब जून में देखिए, जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। जब हम 30 में 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो 2 आएगा। जुलाई में होते हैं 31 दिन, 31 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो 3 आएगा। अब अगस्त में कहाँ तक जाना है, हमें 19 अगस्त तक जाना है, 19 अगस्त तक, तो 19 दिन ही होंगे। तो 19 में जब हम 7 से भाग करेंगे शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा आपका 5। यानी कुल मिला के जो आपके ये निकल के आया था, ये आपके इतने विषम दिन निकल के आए थे। कुल मिला के विषम दिन हो कितने गए, तो 5 और 3 8 और 2 10 और 6 16, नहीं 16, यानी कि 16 विषम दिन आ गए। तो 16 में क्या करना है, हमें 7 से भाग कर देना है। कितना शेषफल आएगा, 2 शेषफल आएगा। जो शेषफल आए उतना ही दिन क्या कर देना है आपको, दिए गए दिन में जोड़ दीजिए। यानी गुरुवार में जब हम 2 दिन जोड़ देंगे तो हमें रेहान का बर्थडे निकल के आ जाएगा। तो गुरुवार प्लस 2 दिन कितना आएगा, तो आपका शनिवार आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। कौन सी नहीं इसमें, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प या फिर हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस नहीं इसमें, हाइड्रोजन गैस आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्लियर। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस होती है, तो जलवाष्प आपकी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। यानी सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस की मात्रा होती है, तो जलवाष्प की मात्रा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन या फिर ये सभी। इनमें इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो इनमें ये तीनों ही क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जो कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस 2 कॉस 45 प्लस 3 साइन क्यू 90 का मान बताइए। देखिए इसका मान कैसे निकालते हैं, तो आपको इसका वैल्यू याद होनी चाहिए। देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये हो जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 प्लस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा 1 की पावर 3। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/4, ये हो जाएगा आपका 2/√2 प्लस के हो जाएगा आपका 3 गुणा 1 में यानी कि 3। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे इसको तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 4। 4 का 4 में भाग करेंगे कितना आएगा, 1, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। √2 गुणा 4 में भाग, √2 का भाग 4 में देंगे तो कितना बात जाएगा, 2√2 आ जाएगा। और 2√2 गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा, 4√2। यहाँ पे कितना बटे में 1 मान लीजिए, 1 का भाग 4 में करेंगे 4 आ जाएगा, 4 दिया 12, 12 और 1 13 प्लस के 4√2 बटे में कितना आएगा, 4, यानी कि 13 प्लस 4√2 बटे में 4। ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में विषम पद का चयन कीजिए। 8 5 12 7 90 7 46 या फिर 124 61। इसमें विषम कौन सा हो जाएगा, इसमें विषम हो जाएगा आपका 124 61। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए 8 और 5 में क्या संबंध है, 5 का दूना होता है 10, 10 में से 2 घटा दें कितना आएगा, 8। 7 का दूना होता है 14, 14 में से 2 घटा दें कितना आएगा, 12। 40 का दूना होता है 92, 92 में से 2 घटा दें कितना आएगा, 90। तो इस तरीके से, जबकि इसमें ये वाला नियम फॉलो नहीं हो रहा है, यही आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है, पी क्यू की अपेक्षा दोगुना दक्षता से कार्य करता है, जबकि पी और क्यू मिलकर आर की अपेक्षा 3 गुनी दक्षता से कार्य करते हैं। यदि किसी कार्य को पी और क्यू और आर मिलकर करें तो उनकी आय उनमें किस अनुपात में बटेगी, यानी जिस अनुपात में उनकी दक्षता होगी उसी अनुपात में उनकी आय का बंटवारा होगा। और उनकी दक्षता किस अनुपात में, हम वो निकाल लेते हैं। देखिए पहली लाइन से कह रहा है कि पी क्यू की अपेक्षा दोगुनी क्षमता से कार्य करता है, यानी पी और क्यू की दक्षताओं का अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1। ठीक है, दूसरी लाइन में कह रहा है कि पी और क्यू मिलकर आर की अपेक्षा 3 गुनी दक्षता से काम करते हैं, यानी कि पी और क्यू की जो दक्षता है वो आर की अपेक्षा कितनी है, 3:1 में आ जाएगी। क्लियर। अब देखिए पी और क्यू यहाँ पे अनुपात है 2:1, यहाँ पे पी प्लस क्यू अनुपात आर कितना है, 3:1। यहाँ पे देखेंगे तो पी और क्यू दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, कितना हो जाएगा, 3।
यहाँ पे भी पी प्लस क्यू का जोड़ कितना है 3 है। इसका मतलब दोनों की क्या है एफिशिएंसी दोनों जगह सेम है। अब जब पी प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पी प्लस क्यू की वैल्यू 3 है, इसका मतलब पी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर जाएगी 2 और क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर जाएगी 1। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दे रखी है। अब पी की वैल्यू 2 है, क्यू की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1 है, तो तीनों का अनुपात कितना निकल कर जाएगा दक्षता का पी अनुपात क्यू अनुपात आर कितना आ जाएगा 2 अनुपात 1 अनुपात 1। और जिस अनुपात में इनकी दक्षता हुई उसी अनुपात में इनकी आय का बंटवारा होता है। इसका मतलब इनकी आय की जो बंटवारा होगा वो किस अनुपात में होगा तो 2 अनुपात 1 अनुपात 1 के अनुपात में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है जो कि स्थलबद्ध है। बात करें कौन सी झील है जो सारे खारे पानी की जो स्थलबद्ध है, तो सबसे बड़ी झील है आपकी साबर जो कि स्थलबद्ध है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो आपके आएगा चिल्का। जब स्थलबद्ध की बात होगी तो कौन सी आएगी आपकी साबर, बल्कि जब पूछा जाए कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो चिल्का है। ठीक है, और साबर झील है कहाँ पर है तो ये आपकी राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गोल्ड कोस्ट किस देश का पुराना नाम है। तो गोल्ड कोस्ट नाम था वो किसका है, वह आपका घाना देश का पुराना नाम है। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी अकरा। ठीक है, अकरा इस देश की राजधानी है। प्रथम क्रमांक 3 सम संख्याओं का मासा तथा लासा क्या होगा। पहली क्रमांक 3 सम संख्या कौन कौन सी होंगी 2 4 और 6। बात करें इसका मासा क्या होगा तो इसका मासा 2 हो जाएगा। और बात करें इनका लासा क्या होगा तो इसका लासा हो जाएगा 2 4 और 6 का लासा कितना होता है 12। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 है, 2 और 12। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ी। उसका मुंह अब किस दिशा की ओर है। देखिए, सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। सूर्य की ओर चलने का मतलब क्या होता है, वो पूर्व दिशा की ओर चल रही है। ठीक है, मान लीजिए दिशा क्या है आपकी पूर्व है, पूर्व दिशा की ओर चली, फिर वो बाईं ओर मुड़ी, फिर वो क्या मुड़ी बाईं ओर, फिर दोबारा मुड़ी और फिर वो दाईं ओर मुड़ी। तो अब ये दिशा कौन सी होगी, यदि ये दिशा पूरब है तो ये दिशा कौन सी होती है तो ये दिशा आपकी उत्तर होती है। ठीक है, यानी यदि ये दिशा पूरब है तो ये पश्चिम, और ये दिशा कौन सी होगी उत्तर होगी, ये दिशा आपकी दक्षिण होगी। तो ये दिशा आपकी ऊपर वाली कौन सी हो जाएगी तो ये आपकी उत्तर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे आपकी कौन सी संख्या आएगी वो देखिए। देखिए यहाँ दे रखा है 12 या 9, 12 पे 26 या क्वेश्चन मार्क। तो ये 12 कैसे बना हुआ, तो बी का नंबर होता है 2 और एल का नंबर होता है आपका 12। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 14 आएगा। जब हम 14 में से फिर 2 घटा देंगे कितना मिलेगा हमको 12 मिलेगा, यानी जो नीचे दे रखा है वही मिलेगा। इसको चेक करते हैं, डी का नंबर कितना है 4, जी का नंबर कितना है 7। दोनों को जोड़ लीजिए कितना जाएगा 11। 11 में से आपको क्या करना है 2 घटा देना है, तो कितना मिल जाएगा आपको नीचे वाला। ऐसे ही 5 + 12, 5 + 9 14 में से 2 घटाएंगे तो 12, 13 + 15 28 में से 2 घटाएंगे 26। तो यहाँ पे कितना आएगा 17 + 19, यानी कि कितना आएगा आपका 36, और 36 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा आपका 34। ऑप्शन नंबर बी। इसको देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ण स्थापना कब हुई थी। 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1950 या फिर 20 अक्टूबर 1940 या फिर 30 अक्टूबर 1950। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पूर्ण स्थापना हुई थी वो हुई 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया था। जो हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 था ये आपका झारखंड के रांची शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत क्या हुआ था, भारत आपका फाइनल में हार गया था। ठीक है, भारत आपका फाइनल में हार गया था, और जीतने वाला कौन सा देश था तो वो आपका जर्मनी था। जर्मनी ने भारत को फाइनल में हरा दिया था। और किस स्टेडियम में ये मैच हुआ था तो जयपाल सिंह स्टेडियम में ये मैच हुआ था। नेक्स्ट देखिए, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या हुआ, AZ CX FU।
तो अगला पद क्या होगा, ए के बाद में सी आया है, प्लस के 3 हुआ, प्लस के 2 हुआ है, सी के बाद में एफ आया है, प्लस के 3 हुआ है, अब आगे कितना होगा, प्लस के 4 होगा। एफ में जब 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, जे आएगा। पहला अक्षर कितना आना चाहिए, जे आना चाहिए, जो कि आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वही आपका है राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि ए का अर्थ माइनस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ डिवाइड है, तो इस क्वेश्चन का मान बताइए। देखते हैं इसे। देखिए पहले लिखा हुआ है आपका 85.5, फिर लिखा हुआ ए, और ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ है माइनस, यहाँ माइनस लगा दीजिए। फिर लिखा हुआ है आपका 16, फिर लिखा है आपके पास बी, बी का अर्थ क्या है, गुणा, यहाँ गुणा कर दीजिए। फिर लिखा हुआ है 0.5, 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखा है आपका सी, सी की यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस, फिर लिखा हुआ है आपका 20, फिर आएगा आपका डी, डी की यहाँ पे क्या है डिवाइड, फिर लिखा है 0.2, 0.2 को लिख सकते हैं हम 1/5, ठीक है। 0.2 को पॉइंट हटाएंगे, बटे में कितना आएगा 10, और 2/10 का मतलब 1/5 होता है, ठीक है, 1/5। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे बोर्ड मास के नियम के हिसाब से। तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, तो 85.5 माइनस के 16 गुणा में कितना है 1/2। अब 20 में भाग करना है 1/5 का, तो हम उल्टा करके गुणा कर सकते हैं। भाग करने का मतलब क्या होता है, उल्टा करके गुणा कर दीजिए। 5/1 से हमने क्या कर दिया, गुणा। अब आके देखिए भाग कर लिया ना, नंबर किसका आएगा, तो गुणा का आएगा। तो 16 में हम गुणा करेंगे 1/2 का कितना आएगा आपका, 2 से कट जाएगा, यहाँ आपका 8 हुआ, यहाँ आपका 8 मिल जाएगा, प्लस 20 में गुणा करेंगे 5 से कितना मिल जाएगा आपको 100। अब ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस प्लस वाला जोड़ लीजिए। 100 प्लस 85.5 कितना आएगा, 185.5। इसमें से हम 8 को घटा देंगे, कितना आएगा आपका 177.5। ऑप्शन नंबर बी। यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो नए वृत्त की परिधि और उसके व्यास में अनुपात बताइए। मान लीजिए जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी थी, तो उसकी त्रिज्या थी आपकी 1 सेंटीमीटर। कितनी त्रिज्या थी, उसकी त्रिज्या हमारी 1 सेंटीमीटर थी। शुरू में वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कितना बढ़ा दिया, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया। अब त्रिज्या कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। जब त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो गई तो उसका व्यास कितना हो जाएगा, व्यास त्रिज्या का डबल होता है। अब व्यास कितना हो गया, अब व्यास हो गया 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जब व्यास 4 हो गया, त्रिज्या कितनी होगी 2, तो परिधि कितनी होगी, तो परिधि हो जाएगी आपकी, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 गुणा पाई गुणा आर कितना है, तो 2, ठीक है। ये आपकी परिधि हो गई, ये आपका व्यास हो गया। पूछा क्या, परिधि और व्यास का अनुपात। परिधि कितनी है, 2 गुणा पाई गुणा 2, और व्यास कितना है 4, दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। तो 2 दूनी 4 से कितने कट गया, ये एक बार कट गया। ऊपर कितना जाएगा आपका पाई, और नीचे कितना जाएगा 1, अनुपात कितना हो जाएगा पाई अनुपात 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत कार्यक्रम की पहली कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई, गांधीनगर, हैदराबाद, या फिर देहरादून, या फिर शिमला। जब बात करें आयुष्मान भारत की, तो आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को, ठीक है, झारखंड रांची से की शुरुआत की गई थी। अब बात करें कि इस आयुष्मान भारत कार्यक्रम की पहली कार्यशाला कहाँ की गई है, इसकी शुरुआत की गई है आपकी गांधीनगर में, पहली कार्यशाला को आयोजित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भारतीय सिविल सेवा के किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी। यानी जो भारतीय सिविल सेवा थी वो किस गवर्नर जनरल के समय आरंभ की गई थी, डलहौजी, कर्जन, बेंटिंक, या फिर कॉर्नवालिस। तो जो सिविल सेवा थी भारत में वो कॉर्नवालिस के समय शुरुआत की गई थी। कॉर्नवालिस को ही बोला जाता है कि भारत में सिविल सेवा का जनक। सिविल सेवा का जनक किसे बोलते हैं, तो कॉर्नवालिस, ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था भारत में, वो भी आपका कॉर्नवालिस ही था। यहाँ नोट कर लीजिए इसको, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था भारत में, तो वो भी कॉर्नवालिस ही था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देखिए बाघ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है,
आपको बोला कि यहाँ 4 खिलाड़ियों को 2 पारियों के स्कोर का बार ग्राफ दिया गया है। आर्य का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 2 पारियों में उच्चतम औसत स्कोर प्राप्त करने वाले खिलाड़ी के औसत रन कितने हैं? 2 पारियों में उच्चतम स्कोर कितना है, किसका है? तो देखिए महेंद्र सिंह धोनी कितने हैं, तो 80 है, यानी पहली पारी में उसके 60 थे, दूसरी पारी में 80 यानी 140 रन बनाए। कुल कितने बनाए? 140 बनाए। विराट कोहली ने कितने बनाए? तो 50-50 यानी कि 100 बनाए। चेतेश्वर पुजारा ने कितने बनाए थे? पहली पारी में 70, दूसरी पारी में 10 यानी कुल मिला के 80 बनाए। शिखर धवन ने कितने बनाए? 30 और 20 यानी कि 50 रन बनाए। पूछा गया 2 पारियों में उच्चतम स्कोर करने वाले खिलाड़ी का औसत बताना है। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? धोनी ने बनाए। धोनी का औसत कितना हो जाएगा? 140 का आधा, क्योंकि 60 प्लस 180 2 पारी थी, तो 140 का हमें 2 से भाग करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 70। तो महेंद्र सिंह धोनी का औसत कितना आ जाएगा? 70। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, कथन और तर्क वाला। क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर देना चाहिए? इसके पीछे तर्क क्या है? नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। बात सही एकदम। दूसरा, यहाँ नहीं, हाँ, यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। ये बिल्कुल गलत है। केवल तर्क आपका ये क्या है? प्रबल है। नीचे देखिए, निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तर्क तार्किक क्रम में लगाना है आपको, कभी नहीं, कभी कभी, प्राय, कदाचित या फिर हमेशा। देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आपके पिछले प्रैक्टिस सेटों में आया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इस वर्ष तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत देश की नवीकरणीय ऊर्जा का क्षमता का 65% हिस्सा होंगे 2025, 26, 2030 या फिर 2045 तक। 65% हिस्सा कब तक हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके 2030 तक। ठीक है, इसी वर्ष फरवरी में बात की गई थी कि 2030 तक ये 65% इसका हिस्सा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2018 में किस नीति को समाप्त किया गया था? नो डिटेंशन पॉलिसी, नो एग्जाम पॉलिसी, नो डिवार्ड पॉलिसी या फिर नो करिकुलर पॉलिसी। 2018 में जो शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम आया था उसमें नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया था। ये पॉलिसी क्या थी कि पहले जो 1 से 8 तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाता था, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? उनको फेल कर सकते हैं। ठीक है, 1 से 8 तक के बच्चों को आप फेल कर सकते हैं, पहले फेल नहीं किया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्नाकृति के टुकड़ों का प्रयोग करके कौन सी उत्तराकृति बनाई जा सकती है? ये 3 टुकड़े दे रखे हैं, इनको प्रयोग करके कौन सी इनमें से आकृति बनाई जा सकती है? तो देखिए यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ पे कहीं प्लस नहीं है, तो ये तो नहीं बनाई जा सकती। यहाँ छोटा सा जीरो है जो कि आपका यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगी। यहाँ पे आपका ये वर्ग है, यहाँ पे आपका वर्ग नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगी। एक ही ऑप्शन है जो आपका बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे और उनकी पत्नियां हैं। परिवार के प्रत्येक बेटे के 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। परिवार में सभी पुरुषों की संख्या बतानी है। तो देखिए कितने पुरुष हो जाएंगे? एक परिवार में एक आदमी है, उसकी पत्नी है, उसके 4 बेटे हैं, उनकी पत्नियां हैं। परिवार के प्रत्येक बेटे के कितने बेटे हैं? तो 3 बेटे हैं। तो कितने पुरुष हो जाएंगे? एक ये हो गया और 4 ये हो गए, कुल 5। 5 के बाद में 3 बेटे हैं, तो 4 बेटों के 3 बेटे हैं, तो 4 तिया 12, तो 1 प्लस 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा? ये आपका 17। कितने पुरुष हो जाएंगे? आपके 17 पुरुष हो जाएंगे। नेक्स्ट है 854 का 3 बार गुणा हुआ है, फिर 276 का 3 बार गुणा हुआ है। नीचे 854 का स्क्वायर प्लस 854 इंटू 276 फिर 276 का स्क्वायर। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए क्यू माइनस के बी क्यू, ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है ए माइनस के बी इंटू इंटू इंटू, देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे गुणा मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो प्लस वाला लिखिए, यहाँ लिखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस के बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला आपको यहाँ लगा है।
यहाँ पे ए की वैल्यू जगह पे वैल्यू कितनी जाएगी, ए बराबर लिख लीजिए आप 854, बी बराबर लिख लीजिए आप 276। ठीक है, इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो देखिए, यहाँ देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस के बी इंटू ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ये होता है। तो यदि हम यहाँ से ए क्यू माइनस के बी क्यू और ये पूरी संख्या वैसे बट्टे में ले आएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका ए माइनस बी के बराबर हो जाएगा। अब इस वाली समीकरण की तुलना इससे करिए। देखिए यहाँ पर ए क्यू है, ऊपर 3 बार आया ए क्यू है, ये आपका बी क्यू है, यानी ए क्यू माइनस के बी क्यू बटे में कितना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा, ए माइनस बी के बराबर होगा। इसमें एक कितना है, ए आपका 854 है और बी कितना है, तो बी आपका 276 है। 276 को घटा दीजिए, कितना आएगा, तो ये आप आएगा 578। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। किस निजी बैंक ने लक्षद्वीप में अपनी पहली शाखा स्थापित की है, ICICI, HDFC, यस बैंक या फिर IDFC। किस बैंक ने करी है, तो ये आपकी HDFC बैंक ने किया है। ओडिसी नृत्य का संरक्षक किसे कहा जाता है, भरतमुनि, कलिंग नरेश, बाजित अली या फिर ये सभी। तो ओडिसी नृत्य कहाँ का है, उड़ीसा का है। किसको संरक्षक माना जाता है, इसको कलिंग नरेश को। ठीक है, और कलिंग युद्ध, यदि आपसे इतिहास में पूछ दिया जाए कि कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के किस शिलालेख में है, तो 13वें शिलालेख में है। ठीक है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। नेक्स्ट देखिए, दो मिश्र धातुओं में टिन और लोहा क्रमशः 1:2, 2:3 के अनुपात में है। यदि दोनों मिश्र धातुओं को क्रमशः 3:4 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाता है, तो नई मिश्र धातु में टिन और लोहे का अनुपात क्या होगा। देखिए, पहली जो मिश्र धातु है इसमें की टिन कितनी है, तो टिन और लोहे का अनुपात कितना है, तो वो है आपका 1:2। दूसरी में कितना है, दूसरी में आपका टिन और लोहे का अनुपात है तो 2:3। ठीक है, पहली को बनाया जाता है 3 के अनुपात में, दूसरी को बनाया जाता है 4 के अनुपात में। अब जरा ये बताइए कि पहली जो धातु है यानी ये वाली जो है, इसमें टिन कितना है, तो आप कहेंगे एक टिन है कितने में से, 1 और 2 3 में से। इसमें टिन कितना है, तो आप कहेंगे 2 टिन है कितने में से, तो 2 और 3 5 में से, यानी 5 में से 2 हिस्सा टिन है, यहाँ पे 3 में से 1 हिस्सा क्या है, टिन है। यहाँ पे लोहा कितना है, तो इसमें 2/3 लोहा है, 3/5 इसमें यहाँ पे लोहा है। अब देखिए आगे, तो यहाँ पर टिन कितनी है, 1/3 है। अब इस पहली वाली को किस अनुपात में बनाया जाता है, 3 के अनुपात में, दूसरी वाली को 4 के अनुपात में। पहले टिन यानी 1/3 को 3 के अनुपात में बनाया जाता है और इसको 2/3 को भी 3 के अनुपात में बनाया जाता है। ठीक है, इसको 2/5 को 4 के अनुपात में बनाया जाता है, 3/5 को फिर 4 के अनुपात में बनाया जाता है। ये आपका लोहा है, ये आपका लोहा है, ये टीन है, ये आपकी टीन है। अब टीन को टीन से बना दीजिए, लोहे को लोहे से बना दीजिए, तो 1/3 प्लस 1/3 गुणा 3 प्लस 2/5 गुणा 4, ये आपका टीन हो गया। लोहा इधर निकाल लेते हैं, 2/3 गुणा 3 प्लस 3/5 गुणा 4, बस ये लोहा है, ये आपका टीन है। 3 में जोड़ दीजिए, लोहे को लोहे में जोड़ दीजिए, जोड़ते हैं इसको, कितना आएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस 8/5, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, ये बचेगा आपका 2 प्लस 12/5, 5 एकम 5 और 8 13, 13/5, ये हो जाएगा आपका 5 10 और 2 10 और 12 22/5। इनका अनुपात पूछा था आपसे, तो अनुपात निकाल लीजिए, 5 से 5 खत्म, 13:22। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, पी ने 60,000 रुपये निवेश किए, एक व्यापार आरंभ किया, 4 माह पश्चात क्यू आ जाता है 80,000 रुपये लेके और व्यापार में जुड़ जाता है। उसके बाद 4 माह के पश्चात आर 1 लाख रुपये निवेश के साथ व्यापार में जुड़ जाता है। 2 वर्ष के अंत में पी क्यू आर के लाभ का अनुपात बताइए।
तो उनको लाभ उसी अनुपात में मिलेगा जिस अनुपात में उन्होंने निवेश किया। उन्होंने कितना कितना निवेश किया है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पी क्यू और आर तीनों का निवेश का अनुपात निकालते हैं। पहले पी ने कितने रुपए लगाए? पी ने लगाए 60,000 रुपये। कितने महीने के? पूरे 24 महीने के लगाए। क्यू ने कितने लगाए? तो 4 महीने के बाद आया था। कितने रुपये लगाए थे? 80,000 रुपये लगाए थे। यानी अब सी समय के लगाए होंगे तो 4 महीने बाद आया था। इसका मतलब कितने महीने बचे? अब 20 महीने बचे। अब उसके 4 महीने के बाद कौन आया? तो आर आया। इसका मतलब अब कितने महीने बचे होंगे? तो अब महीने बचे होंगे आपके 16 महीने। और कितने रुपये लगाए उसने? 1,00,000 रुपये लगाया। ठीक है, इनका अनुपात निकाल लीजिए। देखिए 4 जीरो यहाँ पे है, 4 यहाँ पर है और आपके 4 यहाँ पर है। ठीक है, 8 यहाँ पर है तो 8 एकम 8, 8 दिया 24, 8 दूनी 16। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ कितना? 6 दिया 18 हो जाएगा। ये यहाँ 20 एकम 20 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2 एकम 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। 2 से काटिए, 2 से कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा 10 बार, 2 से कटेगा 10 बार। यानी कि पी क्यू आर का जो अनुपात निकल के आ गया वो कितना आ गया? 9:10:10। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, जो कि आपका राइट आंसर भी है। नेक्स्ट देखिए, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। सभी छोटे मोटे हैं। सभी छोटे, सी को छोटे से दर्शाते हैं, एम को मोटे से दर्शा लेते हैं। सभी छोटे क्या हैं? सभी छोटे आपके मोटे हैं। कुछ गोरे छोटे हैं, कुछ छोटे गोरे हैं, कुछ छोटे गोरे हैं, कुछ छोटे क्या हैं? गोरे हैं। इस तरीके से आपका क्या बनेगा? डायग्राम बनेगा। अब चेक करते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। तो कुछ मोटे छोटे हैं, तो कुछ मोटे छोटे हैं तो हैं, कुछ मोटे गोरे हैं, कुछ मोटे गोरे हैं तो हैं। इसका मतलब दोनों निष्कर्ष आपके क्या है? निकल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया था? चांदी, तांबा, लोहा और स्वर्ण। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु पाई गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपका तांबा धातु ही पाई गई थी। ठीक है, लोहा नहीं पाया गया था। इन्हें आप नोट कर लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं पाया गया था। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किया था? प्लेटो ने किया था, जॉन लॉक ने किया था, रूसो ने, एप्पल ऑस्टिन ने। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किया था? रूसो ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। दूध, तरल, कलम। देखिए जो सभी दूध होते हैं वो क्या होते हैं? तरल होते हैं। और कलम क्या होती है? कलम आपकी अलग होती है। कौन सा गोला बनेगा? आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही बन जाएगा। ठीक है, इसको देखिए आकृति को। पूछेगा आपको कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, यानी यहाँ पे कौन सी फिट बनेगी। तो देखिए कौन सी फिट बनेगी? आप ये तो आपकी बनेगी नहीं, तो ये भी आपकी क्या होगी? ये भी आपकी नहीं बनेगी। रही बात इन दोनों की, तो इन दोनों में से कौन सी बनेगी? इन दोनों में आपकी बनेगी, देखिए ये केंद्र से दूर है तो ये केंद्र से दूर है, तो आपकी ये वाली आकृति बन जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है, एक नाव 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी 4 घंटे में तय करती है, जबकि यह 70 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी 10 घंटे में तय करती है। धारा की गति बताइए। देखिए आपको ये तो पता ही होगा कि अनुकूल दिशा में धारा की चाल और नाप की चाल क्या होती है? जुड़ जाती है। और प्रतिकूल दिशा में नाप की चाल और धारा की चाल क्या होती है? घट जाती है। तो मान लेते हैं कि जो नाप की चाल है वो क्या है? नाप की चाल आपकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल क्या है? धारा की चाल आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर, तो अनुकूल दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? तो अनुकूल दिशा में चाल हो जाएगी आपकी a+b किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रतिकूल दिशा में जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी a-b किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, अब आगे देखिए। एक नाव 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है। ठीक है, तो जब 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है तो समय कितना लगेगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो
और अनुकूल कितना जाती है, अनुकूल जाती है 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो 40 दूरी है और अनुकूल में 4 कितनी हो जाएगी, अनुकूल में 4 हो जाएगी आपकी ए प्लस बी से भाग कर देंगे तो दूरी बट्टे में 4 क्या हो जाएगा आपका समय। ऐसे ही प्रतिकूल में कितनी जा रही है 20 किलोमीटर, 4 क्या होगी प्रतिकूल में ए माइनस के बी, दूरी बट्टे में 4 का जो है समय, ये भी समय, कुल मिला के समय लग कितना रहा है तो आपका लग रहा है 4 घंटे। इसी तरीके से यहाँ पर निकालिए तो अनुकूल में कितना जा रहा है, तो अनुकूल में जा रहा है 60 किलोमीटर, प्रतिकूल में जा रहा है आपका 70 किलोमीटर। कितना समय लग रहा है, तो 10 घंटे का समय लग रहा है। अब आपकी दो इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आपके दो इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इनको सॉल्व करने में ही आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए आपका जो बटे में ए प्लस बी लिखा है, ए माइनस के बी लिखा है, ए प्लस बी लिखा है, ए माइनस के बी लिखा है, आप इसको भूल जाइए। आप सिंपली ये समझिए कि ये 40 है, ये आपका 20 है, ये 4 है, ये आपका 60 है, ये 70 है, ये आपका 10 है, ठीक है। क्या समझना है आपको, 40, 20, 4, 60, 70 और 10, ठीक है। आपको सिर्फ इतना दिखाई देना चाहिए। अब यहाँ से आपको ए प्लस बी की डायरेक्ट वैल्यू निकल के आएगी। कैसे निकल के आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए, 7 चौक 2800 माइनस 6 दूनी 1200, ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20 यानी कि 200 और 7 चौक 28 यानी कि 280, ठीक है। ठीक है, ये चिन्ह आपको पता ही होगा, ये चिन्ह किसका होता है, ये चिन्ह होता है अंतर का, ठीक है। ये चिन्ह किसका होता है, ये चिन्ह आपका अंतर का होता है, इस वाला। तो 2800 और 1200 का अंतर कितना होता है 1600, 200 280 का अंतर कितना हो जाएगा आपका 80, ठीक है। तो यहाँ से आपको 1600 यूनिट बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। तो यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी आपको 80 बटे में 1600 यानी कि 1/20, 1/20, ठीक है, 1/20। तो जो बटे में संख्या निकल के आए, जो बटे में संख्या निकल के आए वही वैल्यू किसकी होगी, वही वैल्यू आपकी ए प्लस बी की वैल्यू किसकी होगी, ए प्लस बी की वैल्यू होगी। ए प्लस बी का मतलब जो यहाँ पे बटे में लिखा होगा उसकी। तो ए प्लस बी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई आपको 20, क्लियर। इससे शॉर्ट तरीका नहीं होगा, आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई आपको 20, क्लियर। अब हमें निकालना है ए माइनस बी की वैल्यू। अब ए माइनस बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ए माइनस बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहीं पर लौट के आना है, 40, 20, 4, 60, 70 और 10। अब देखिए ए माइनस बी की वैल्यू यानी दूसरी पक्ष की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 70 का गुणा 40 में करिए 2800 आएगा, 60 का गुणा 20 में करेंगे तो 1200 आएगा, दोनों का अंतर कितना आएगा 60, दोनों का अंतर कितना आएगा 1600 ही आएगा। लेकिन अब इधर की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। इधर हमें बीच वाला निकालना है, तो अब हम गुणा किसमें करेंगे, अब हमें बीच वाला निकालना है तो हम गुणा करेंगे इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। यानी कि 10 गुणा 40 कितना जाएगा, तो आप कहेंगे कि 10 गुणा 40 हो गया आपका। देखिए जगह थोड़ी नीचे ले देता हूँ उसको, तो इधर तो आपका 1600 निकल के आ गया था, इधर कितना निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा आपका 10 गुणा 40 400 और 60 गुणा 40 यानी 240, 400 माइनस के 240 कितना हो जाएगा आपका 160। तो यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 160 बटे में 1600 यानी कि 1/10। तो जो बटे में निकल के आए वही आपका किसका वैल्यू निकल के आएगी, ए माइनस बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, निकल के आएगी ए माइनस बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसका मतलब ए माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी 10, ठीक है। अब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 20 है, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 10 है। आपको पता ही है जब ए प्लस बी दे रखा हो, ए माइनस बी दे रखा हो, बी हमने क्या माना, धारा की चाल माना था, तो बी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो दोनों को घटा के आधा कर दीजिए। बी बराबर क्या होता है, दोनों को घटा के आधा कर दीजिए, दोनों के अंतर का आधा। 20 में से 10 घटा देंगे कितना बचे 10, और 10 का आधा कितना होता है 5। बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5। ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ कर आधा कर दीजिए, तो ए बराबर 20 और 10 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। लेकिन आपसे पूछा क्या है, लेकिन आपसे पूछा है धारा की चाल यानी कि बी पूछा है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। तो ये जो आपको तरीका बताया हुआ है, ये तरीका आपको देखने में लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे ना तो आप इसको तुरंत कर सकते हैं सेकंडों में। वरना आप जब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमसीए का पूरा रूप क्या है? एमसीए का फुल फॉर्म क्या होती है? एमसीए फुल फॉर्म होती है आपकी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है। स्टेनलेस स्टील किसकी एक धातु है? तो जो स्टेनलेस स्टील होती है उसमें कौन कौन मिला होता है? तो उसमें मिला होता है लोहा, क्रोमियम और निकेल। ऑप्शन नंबर सी। लोहा को क्रोमियम और निकेल मिले होते हैं स्टेनलेस स्टील में। ठीक है। जिससे उस पर जंग नहीं लगती। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्योम ने 30 दर्जन कलम 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे। उसने 10 दर्जन 20% के लाभ पर तथा शेष 20 दर्जन 10% के लाभ पर बेच दें। उसका लाभ परसेंटेज बताइए। देखिए, लाभ आपको परसेंटेज में पूछा है तो आपको इस वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि परसेंटेज में प्रॉफिट पूछा है तो मान लेते हैं कि उसने 30 दर्जन की, मान लेते हैं हम 30 कलम खरीदी। कितने रुपए की खरीदी? तो 30 रुपए की ही खरीदी। तो 1 रुपए की 1 कलम पड़ गई, 1 रुपए की 1 कलम हो गई। ठीक है। यानी उसने 30 रुपए की 30 कलम खरीदी। अब कह रहा है उसने 10 दर्जन यानी कि शुरू की 10 कलम थी वो कितने में बेची? 20% के लाभ पर। तो 10 रुपये भी 10 कलम 10 रुपये खरीदी होंगी, तो 20% के लाभ पे बेचेगा तो कितने की बेचेगा? तो आप कहेंगे कि ये बेचेगा आपके 12 रुपये की बेचेगा। ऐसी जो 20 कलम थी वो 20 रुपये खरीदी होंगी और उसको भी 10% के लाभ पे बेच रहा है तो कितने में बेचेगा वो बेचेगा आपका 11 दूनी 22 रुपये में। ठीक है। इसका मतलब उसने 30 कलम में 30 में खरीदी थी और 30 कलम में बेच कितने में रहा है? 12 और 22 यानी कि 34 रुपये में वो बेच रहा है। क्लियर? 30 में खरीद रहा है, 34 में बेच रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है? तो 34 माइनस के 30 यानी कि 4 रुपये का लाभ कमा रहा है। कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है? तो परसेंट लाभ कैसे निकालते हैं? तो लाभ बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य आपका 30 है, गुणा कर देंगे 100 का, 0 से 0 खत्म, 10 चौक 40 बटे में 3 कितना हो जाएगा आपका? 13.33%। ठीक है। 4/30 गुणा 10 सॉरी 100 बराबर 40/3 बराबर 13.33%। ठीक है। ऑप्शन नंबर एक परीक्षा में 100 छात्रों के प्राप्तांक का औसत 40 है। बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिए गए। तब सही औसत क्या होगा? देखिए, पढ़ना था 53 लेकिन पढ़ कितने लिए? 83, यानी कि उसने ज़्यादा पढ़ लिए। तो हमें सही औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें घटाना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा पढ़ लिए? 53 के स्थान पर 83 यानी कि 30 ज़्यादा पढ़ लिए। 83 माइनस के 53 यानी कि 30 ज़्यादा पढ़ लिए। अब हमें सही औसत निकालने के लिए करना पड़ेगा 30 को घटाना पड़ेगा। तो कितने व्यक्तियों पर घटाना पड़ेगा? 30 ज़्यादा पढ़ लिए थे ना, कितने व्यक्तियों पढ़ लिए थे? तो व्यक्ति कितने थे? 100 थे। कितना पड़ेगा हर एक केस में? 30/100 यानी कि 0.3 पड़ेगा हर एक केस में। यानी पहले 0.3 आपका एक्स्ट्रा पड़ गया था हर एक केस में। अब हमें सही औसत निकालने के लिए 0.3 को हम घटा देंगे। तो पहले औसत कितना था? 40 था। 0.3 को घटा दीजिए, कितना आएगा आपका? 39.7। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो नीचे उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? यानी यहाँ पे आपका दर्पण रखा हुआ है तो इसकी सही आकृति क्या बनेगी? ये बनेगी या फिर ये या फिर इनमें से कोई एक। तो देखिए, दर्पण आकृति जब देखेंगे तो ये जो आकृति ऊपर हो वो आपके नीचे भी दिखाई देगी। तो ये तो आपका होगा नहीं। क्लियर? ये ऊपर है तो ये भी नीचे होगा, क्योंकि आपका तीनों में दिया हुआ है। अब देखिए, ये आपका बिल्कुल बीचों बीच में जा रहा है, बीचों बीच में आना चाहिए। ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये लाइन इधर जा रही है तो ये लाइन आपकी इधर आनी चाहिए। ठीक है। जो भी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब ये दोनों आकृति के हैं, दोनों सेम है तो आप किसी को भी लगा दीजिए, दोनों यहाँ पे क्या बनेंगे? राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, खट्टे दूध में होता है तो खट्टा दूध में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, टार्ट्रिक होता है, सिट्रिक होता है, फिर लैक्टिक एसिड होता है। दूध खट्टा क्यों होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है। लैक्टिक का मतलब ये क्या होता है? दूध होता है। दूध में जो कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? शर्करा कौन सी पाई जाती है? लैक्टोज। ठीक है।
लैक्टोज शर्करा पाई जाती है दूध में। निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यमान की इकाई नहीं है? पौंड है, किलोग्राम है, ग्राम है या फिर डाइन है? तो इनमें से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? तो इनमें से आपकी डाइन जो है वो आपकी द्रव्यमान की इकाई नहीं है, बाकी किलोग्राम है, पौंड है और ग्राम है। ठीक है, डाइन किसकी इकाई है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि डाइन किस चीज़ की इकाई है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि डाइन किसका इकाई है। नेक्स्ट देखिए, एक सुबह रीति पूर्व की ओर चलती है और अपने दोस्त संजू को किसी दिशा से आते हुए देखती है और संजू की परछाई को उसके दाईं ओर देखती है। तो संजू किस दिशा से आ रहा है? देखिए डायग्राम बनाते हैं। देखिए रीति किधर जा रही है? पूर्व दिशा की। मान लीजिए ये आपकी पूर्व दिशा है, ठीक है, इधर से आपका सूर्य निकल रहा है, ठीक है। अब वो कह रही है कि अपने दोस्त संजू को किसी दिशा से आते हुए देखती है, वह संजू की परछाई को उसके दाईं ओर देखती है, यानी संजू के दाईं ओर देखती है। तो संजू किधर से आ रहा होगा? जैसे मान लीजिए संजू इधर से आ रहा होगा, मान लीजिए संजू इधर से आ रहा होगा, तो इसकी परछाई किधर बनेगी? इसकी परछाई इधर बनेगी, जो कि इसके बाईं ओर बनेगी। यदि संजू इधर से आ रहा होगा तो इसकी परछाई किधर बनेगी? परछाई इधर बनेगी, जो कि इसके दाईं ओर बनेगी। इसका मतलब संजू किधर से आ रहा होगा? तो ये उत्तर दिशा से और आ रहा होगा, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये दिशा कौन सी है? ये दिशा आपकी पूरब है, तो ये दिशा कौन सी होगी? ये आपकी उत्तर दिशा होगी, यानी उत्तर दिशा की ओर से आ रहा है और जा किधर रहा है? दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। आपसे भी पूछा किस दिशा से आ रहा है, तो किस दिशा से आ रहा है? उत्तर दिशा से आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2। दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त की मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए देखिए दो प्रत्याशियों में से एक को कितने मिले? 60% वोट मिले और वो 14,000 वोटों से क्या हो गया? वो जीत गया। पहले को कितने मिले? 60%। दूसरे को कितने मिले होंगे? टोटल 100% होता है और कोई भी मत क्या है अवैध घोषित नहीं किए गए, तो इसका मतलब दूसरे को कितने मिले होंगे? तो 40% वोट मिले होंगे। इसका मतलब कितने परसेंट वोटों से जीता है? तो 20% वोटों से जीता है, ठीक है। और 20% की वैल्यू है कितनी? 14,000। कितनी है? 14,000। जब 20% की वैल्यू 14,000 है, पूछा क्या है? जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए? जीतने वाले को कितने प्राप्त हुए? 60%, यानी इसका 3 गुना। तो जीतने वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20% की वैल्यू 14,000 है, तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका 3 गुना, यानी कि 42,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, तीन संख्या का योग 98 है यदि प्रथम और द्वितीय का अनुपात 2:3 है, द्वितीय और तृतीय का अनुपात 5:3 है, तो द्वितीय संख्या क्या होगी? देखिए पहली, दूसरी और तीसरी, इनका अनुपात निकालते हैं पहले। पहली और दूसरी का अनुपात कितना है? तो 2:3 है। दूसरी तीसरी कितना है? तो 5:3 है। इनका संयुक्त अनुपात कैसे निकालेंगे? जो जगह खाली बची है उसमें सामने बड़ी संख्या भर दीजिए, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 के सामने 5 आ जाएगा। अब इनका संयुक्त अनुपात निकालिए, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9, ठीक है। यानी पहली संख्या आपकी 10 हो गई, दूसरी आपकी 15 हो गई, तीसरी आपकी 9 हो गई। तीनों का जोड़ कितना होगा? तो इन तीनों का जोड़ होगा 10 और 15 25 और 9 34। कितना होगा? 34। लेकिन एक्चुअल में जोड़ है कितना इनका? तो 98 है। इसका मतलब 34 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 34 यूनिट की वैल्यू आपको 98 दे रखी है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 98 अपॉन में 34, तो 15 यूनिट। पूछा क्या आपसे? द्वितीय संख्या जो कि आपकी कितनी है? 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी? 15 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी आपको 98 बटे में 34 इंटू 15। सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 से काटेंगे आपका 70 बार कटेगा और 2 से काटेंगे तो आपका 49 बार कटेगा। तो आपका आंसर कितना आएगा? तो आपका आंसर आएगा आपका 49 गुणा 15 बटे में 17। 49 गुणा 15 बटे में 17, जो कि आपका ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, यानी इन ऑप्शन में आपका है ही नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका क्या बनेगा? राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति का, कोशिका कला का, जाइलम की द्वितीयक भित्ति का या फिर कीटों की शरीर भित्ति का? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज किसमें पाया जाता है?
सेलुलोज पाया जाता है आपका कोशिका भित्ति में। और सेलुलोज किस में होता है? पादप कोशिका में होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, जीव जंतु की कोशिका में ये नहीं पाया जाता है, तो पादप कोशिका में ही पाया जाता है कोशिका भित्ति, या फिर जिसको जो कि सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट है, किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? अति परासरणीय दाब में, अल्प परासरणीय दाब में, फिर संप्रासरण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? अल्प परासरण दाब में, यानी कि ये आपका क्या है? राइट आंसर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब कोशिका का आयतन क्या होता है, जब उस कोशिका के उसमें जल प्रवेश करता है तो उसका आयतन क्या होता है? उसका आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, दो संख्या का योग 184 है। यदि एक संख्या का एक तिहाई दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का योग कितना है? 84। एक संख्या यदि हम x मान लें तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 184 माइनस के x, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 84 है। अब कह रहा है यदि एक संख्या का एक तिहाई, यानी पहली संख्या का एक तिहाई दूसरी संख्या यानी कि 184 माइनस एक्स के 1/7 भाग से कितना अधिक है? आप वो कह रहा है कि 8 अधिक है। ठीक है, बस बराबर बराबर रख दिया हमने समीकरण को, सॉल्व कर लेते हैं इसको। यानी पहली संख्या का एक तिहाई दूसरी संख्या के 1/7 से 7वें भाग से कितना अधिक है? 8 अधिक है। यानी पहले में से हम दूसरा हटा देंगे, कितना आंसर आएगा आपका? 8 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 21। 3 से कटेगा 7 बार, 7 एकम 7x, 7 से कटेगा 3 बार, 3 का गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा? 3 चौक 12 और 3 चौक 12 हासिल का 1 और 18 3 54 और 1 55, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये आपका, फिर 3x बराबर हो जाएगा आपका 8। 3x प्लस 7x कितना हो जाएगा? 10x माइनस के 552 बराबर 21 का गुणा किस में होगा? 8 में होगा। ठीक है, अब देखिए 10x का 10x रहेगा इधर, 21 अट्ठे 168 प्लस के 552। ठीक है, इसको जोड़िए, 168 प्लस 552 कितना होता है? 168 प्लस 552 होता है 2 8 10, 5 और 6 11 और 1 12, 5 और 1 7। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10x बराबर 720, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 720 बटे में 10 यानी कि 72। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 72, यानी कि आपका एक्स क्या होगा? छोटी संख्या, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 184 में घटा देंगे। 184 में से जब हम 72 घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी जो कितनी होगी? जो होगी आपकी 112। लेकिन आपसे पूछा क्या? छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी होगी इसमें? 72 होगी। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है दी गई आकृति में आर ओ क्यू वृत्त का व्यास है यदि कोण पी ओ आर 130 अंश है तो कोण क्यू पी ओ का मान बताइए। यानी आपको ये 130 अंश दे रखा है तो आपको ये वाला बताना है, ये वाला कोण कितने अंश का होगा। देखिए ये आपको एक सरल रेखा पर कोण है, यदि ये 130 का है तो ये पूरा कोण कितने अंश का होगा? ये पूरा कोण होगा 180 अंश का, क्योंकि ये सरल कोण है। जब ये पूरा 180 अंश का है तो खाली ये वाला कोण कितने अंश का होगा? तो ये कोण होगा 180 में 130 घटा देंगे कितना होगा? 50 का। ठीक है, अब आइए आप इस त्रिभुज में पी ओ और क्यू त्रिभुज में आइए, तो ये कितना अंश का दे रखा है? आपको 90 अंश का दे रखा है। ये आपका 50 अंश का है, तो ये कितना अंश का होगा? ये आपका 40 अंश का हो जाएगा। क्यों 40 अंश का हो जाएगा? क्योंकि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, जिसमें से ये आपका 90 का है, ये आपका 90 का है, ये आपका 50 का है, तो ये कितने का बचेगा? ये आपका 40 का ही बचेगा। इसका मतलब ये कोण कितने अंश का होगा? तो 40 अंश का आपका हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द ट्रायंगल में अक्षरों में से ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। यानी आपको इसमें से ऐसे अक्षर पकड़ने हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में हैं। यानी आप आगे पीछे चेक करके देख सकते हैं। जैसे देखिए ई एफ जी, ई और जी के बीच में कितने अक्षर हैं? यहाँ पे एक अक्षर है, और अंग्रेजी वर्णमाला में ई और जी के बीच में कितना अक्षर होता है? एक ही होता है, जो कि आपका एफ होता है। एक तो आपका ये जोड़ा बन गया। और चेक करिए ए से लेके ई तक, ए बी सी डी ई, एक आपका जोड़ा ये बन गया। और देखिए और कुछ बन रहा है, और भी कोई एक जोड़ा बनना है कि नहीं बनना?
एल एम एन, एल एम एन आपका क्या बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। कुल मिला कितने जोड़े बनने हैं आपके, 3 जोड़े बनने हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। मानव शरीर की किस ग्रंथि को एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्राव होता है। मानव मानव शरीर कौन सी ग्रंथि है जिससे एंजाइम और हार्मोन दोनों स्राव होते हैं, वह है आपकी अग्न्याशय ग्रंथि, जिसको हम पेनक्रियाज भी बोलते हैं, अग्न्याशय ग्रंथि, ठीक है। अग्न्याशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो आप कहेंगे इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो कि आपका डायबिटीज को कंट्रोल में रखता है। और दूसरा कौन से इनसे एंजाइम निकलते हैं, तो इससे 3 एंजाइम निकलते हैं, लैट का नाम है इनका, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। 3 एंजाइम निकलते हैं और इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय किस कोशिका से निकलता है, तो बीटा कोशिका से निकलता है, ठीक है, बीटा कोशिका। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किसका परिणाम है, अम्ल वर्षा, अत्यधिक ऊष्मा, अत्यधिक CO2 को छोड़ना या फिर धुआं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किसकी वजह से होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अत्यधिक स्राव से होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। अधिकांश लोगों के पास नारंगी स्कूटर हैं जबकि कुछ के पास लाल है। लोग उजले रंग के स्कूटर पसंद करते हैं। लोग उजले रंग के स्कूटर पसंद करते हैं। इसका क्या निष्कर्ष निकल सकता है, लोग उजले रंग की कारें वहन नहीं कर सकते। देखिए कार के बारे में तो यहाँ कहीं भी नहीं दे रखा, तो ये तो होगा नहीं। अधिकांश लोग अन्य उजले रंगों की तुलना में नारंगी रंगों को प्राथमिकता देते हैं। यहाँ पे कहा भी गया है नारंगी रंग के स्कूटर क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब उनको प्राथमिकता दी जाती है। केवल और केवल आपका क्या है निष्कर्ष तो निकल रहा है, बाकी और भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस उत्तराकृति का चयन कीजिए जिसे पेशेंट के स्थान पर रखा जा सकता है। यानी यहाँ पे कौन सी उत्तराकृति आएगी। तो देखिए यहाँ पे आपकी एक रेखा थी पहले, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 4 हो गई, तो यहाँ कितनी आएगी आपकी 5 आएंगी। देखते हैं किस ऑप्शन में 5 रेखा है। देखिए इसमें कितनी है, इसमें आपकी 7 है, इसमें आपकी 7 है, यहाँ 5 है और यहाँ पे आपकी कितनी है 6 है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है 10 4 इंटू 10 43 इंटू 10 47 इंटू 10 86 का मान क्या हुआ। तो मैंने आपको बताया था यदि a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री हो तो 10a इंटू 10b कितना होता है, हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। कब, जब a और b की वैल्यू कितनी हो 90 अंश हो। यानी यदि कोणों का योग 90 अंश हो तो उनके गुणनफल का मान कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए 10 4 और 10 86, यानी 86 प्लस 4 कितना हो गया 90, यानी इन दोनों का गुणनफल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे 43 और 47 का जोड़ कितना होता है 90, तो इन दोनों गुणा करने पर भी हमारा वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1। नेक्स्ट देखिए, सभी महादेशों की 7 सर्वोच्च चोटियां एवं चौराम की चोटियों को फतह करने वाला विश्व का सबसे युवा व्यक्ति कौन बन गया है। अभिनव शाह, अरुणिमा सिन्हा, सत्यरूप सिद्धांत या फिर विकास थापा। चूंकि ये करंट का क्वेश्चन है तो आपका इसको तैयार रखना चाहिए, करंट के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, सत्यरूप सिद्धांत। इस प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वाणिज्य दूतावास का बीकंट ओपन हाउस सत्र 4 मई 2024 को किस देश में आयोजित किया गया। तो भारतीय वाणिज्य दूतावास का बीकेंट ओपन हाउस कहाँ पर शुरुआत की गई है इसकी शुरुआत की गई है दुबई में। दुबई किस देश में पड़ता है, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में। और यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी, ठीक है। यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दुबई। ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।